दोस्तों, अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। अब चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं। ये कोई मामूली निशान नहीं थे। ये खूंखार जानवरों के पंजों के एकदम ताज़े निशान थे जो शायद कुछ ही देर पहले बनाए गए थे। पर अजीब बात तो ये थी कि पंजों के वो सारे निशान बिल्कुल एक ही दिशा में जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे के सारे जानवर एक ही रास्ते पर चल रहे हों, जो रास्ता कांगलान बेस से दूर उत्तर की तरफ उस खौफनाक मौत की घाटी की गहराइयों में जा रहा था। क्या ये जानवरों का कोई बहुत बड़ा झुंड है जो कहीं जा रहा है, या फिर कोई गुप्त सभा? हीरो की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। वो कोई नौसिखिया नहीं था। दशकों तक इस जालिम दुनिया में धक्के खाने और अपने पिछले जन्म के ज्ञान के कारण उसे तुरंत किसी गहरी साजिश की बू आने लगी। आमतौर पर जंगली जानवर ऐसा अजीब बर्ताव तभी करते हैं जब या तो कोई भयंकर भूकंप या सुनामी आने वाली हो, या फिर कोई बेहद ताकतवर बीस्ट किंग उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अगर ये दूसरी बात सच है तो शांगलिन शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हीरो खड़ा हुआ और अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए मुस्कुराया। किसी आम इंसान की तरह उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। आखिर वो एक मार्शल किंग था भाई। उसकी ताकत ही उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस थी। वो तो यहां बस अपने बेटे सुयू के लिए कुछ जानवरों को पकड़ने आया था ताकि उसकी कॉम्बैट प्रैक्टिस हो सके। अगर यहां जानवर नहीं मिले तो वो और गहराई में जाएगा। उसकी नजरें काले धुएं में डूबे उस खौफनाक और प्राचीन जंगल की तरफ मुड़ गईं जो उत्तर दिशा में था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ट्रेनिंग के लिए कुछ आत्मा वाले जानवर तो पक्का पकड़ ही लेगा। इतना सोचते ही वो अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। पीछे रह गई तो बस हवा को चीरती हुई शॉकवेव और उड़ती हुई धूल। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। उसे ई रैंक के सबसे खतरनाक या फिर डी रैंक के कुछ शुरुआती जानवरों को पकड़ना था, ताकि वो उन्हें अनडाइंग मैनर के पीछे वाले पहाड़ों में फेंक सके और अपने बेटे सुयू को असली मौत का खेल दिखा सके। रही बात उस जानवरों की सुनामी वाले खतरे की, तो भाई जब तक उसके बेटे की जान पर कोई आंच नहीं आती तब तक उसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। आसमान गिरेगा तो लंबे लोग संभाल लेंगे। उधर दूसरी तरफ बाहर चाहे अभी सूरज ने अपनी पूरी आग न उगली हो, लेकिन अनडाइंग मैनर के अंदर का माहौल एकदम 22 डिग्री सेल्सियस वाली ठंडी हवा जैसा मस्त और आरामदायक था। सुयू आज उम्मीद से आधा घंटा पहले ही घर आ गया था। जैसे ही वो घर के सामने वाले बगीचे में पहुंचा और अपने जूते उतारने ही वाला था कि तभी एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ मोटी दीवारों को चीरती हुई सीधे उसके कानों में गूंज उठी। उस दहाड़ में किसी भूखे जानवर का भयंकर गुस्सा और भारी लोहे की जंजीरों के खटकने की डरावनी आवाज थी। किसी के भी पसीने छूट जाएं। सुयू पहले तो थोड़ा चौंका, फिर उसे सब समझ आ गया। जरूर यही वो स्पेशल ट्रेनिंग होगी जिसके बारे में पिताजी बात कर रहे थे, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बवाल मचने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई चिड़ियाघर खोल दिया हो। सुयू सीधा किचन की तरफ गया। अंदर उसके पिता बड़े आराम से एप्रन पहने खाना बना रहे थे। सुयू ने हैरानी से पूछा, पिताजी, पीछे पहाड़ से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? पिताजी ने बिना मुड़े बड़ी ही तेजी से चाकू चलाते हुए शांत आवाज में कहा, तुम आ गए? जाओ हाथ धोकर खाना खा लो। पेट भरा होगा तभी तो मार खाने की ताकत मिलेगी। सुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। सुयू डाइनिंग टेबल पर बैठ तो गया और टेबल पर दुनिया भर के स्वादिष्ट पकवान भी रखे थे, लेकिन उसका ध्यान खाने में बिल्कुल नहीं था। रह रहकर आ रही उन जानवरों की दहाड़ों ने उसकी दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को खुरच रहा हो। आज तक वो एक सुरक्षित माहौल में पला बढ़ा था। जानवरों के बारे में उसकी सारी जानकारी सिर्फ किताबों और वीडियो तक ही सीमित थी। आज पहली बार उसका सामना किसी असली खतरे से होने वाला था। अपने बेटे को ख्यालों में खोया हुआ देखकर पिता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पिताजी ने प्यार से डांटते हुए कहा, ठीक है, अब अपने चावल के दाने गिनना बंद करो। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो खाना छोड़ो, हम ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं। इतना कहकर पिताजी ने बड़े ही स्वैग के साथ अपना एप्रन उतारा, आराम से अपने हाथ पोंछे और सीधे घर के पिछले हिस्से की तरफ चल दिए। सुयू की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और उनके पीछे पीछे चल दिया। सुंदर से बगीचे को पार करते ही उन्होंने पीछे पहाड़ की तरफ जाने वाला भारी लोहे का मजबूत दरवाजा खोला। और भाई साहब, जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर सुयू के तो तोते ही उड़ गए। उसने एक गहरी ठंडी सांस ली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो हरा भरा बगीचा कभी बहुत ही सुंदर हुआ करता था, उसे पूरी तरह उजाड़कर एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े और सुनहरी मिट्टी वाले अखाड़े में बदल दिया गया था। वहां जगह जगह काले लोहे के बड़े बड़े खंभे गाड़े गए थे। हर खंभे से कलाई जितनी मोटी और खास तौर पर बनाई गई जंजीरें बंधी थीं और उनमें जकड़े हुए थे वो खौफनाक और अजीबोगरीब जंगली जानवर, जिनकी सड़ांध मारती बदबू से ही किसी का भी दम घुट जाए। बाईं तरफ एक बख्तरबंद जंगली सूअर था, जिसके पूरे शरीर पर काले पत्थरों जैसे नुकीले कांटे निकले हुए थे। वो पागलों की तरह अपने भारी भरकम शरीर को जमीन पर पटक रहा था।
उसके हर वार से जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे भूकंप आ रहा हो। बीचों बीच एक 3 मीटर लंबा विशालकाय पत्थर वाला भालू खड़ा था। उसकी मोटी और सख्त चमड़ी पर अनगिनत पुरानी लड़ाइयों के गहरे निशान छपे हुए थे। उसकी खून जैसी लाल आंखें सीधा सूयू को घूर रही थीं और उसके खूंखार जबड़े से गाढ़ा लार टपक रहा था। और दाईं तरफ कुछ तूफानी भेड़िए थे। उनके शरीर फुर्तीले थे और उनकी आंखों में साफ नफरत और गुस्सा दिख रहा था। जंजीरों में बंधे होने के बावजूद वे शिकार करने की खतरनाक मुद्रा में थे, बस किसी तरह हमला करने की ताक में। उनके गलों से बेहद डरावनी गुर्राहटें निकल रही थीं। ये जगह किसी मिनी रोमन अखाड़े से कम नहीं लग रही थी। सूयू का गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने उन खूंखार जानवरों को देखते हुए कहा, जिन्हें उसने आज तक सिर्फ किताबों में ही देखा था। सूयू ने खौफ और हैरानी से पूछा, पिताजी, क्या आपने इन सबको पकड़ा है? क्या सच में ये खून के बहाव वाले स्तर के ई रैंक वाले खतरनाक जानवर हैं? उन जानवरों के अंदर से जो खौफनाक और जानलेवा आभा निकल रही थी, वो बिना किसी मिलावट वाली खून की प्यास थी। उसकी तुलना स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी आम बच्चे से करना तो दूर की बात थी। सूयू ने अकेडमी के सारे सेफ्टी गियर पहन रखे थे। सामने उसके पिता सीने पर हाथ बांधे एक टूटे हुए पुराने पेड़ के सहारे खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो किसी खूंखार जानवर को नहीं, बल्कि घर के पालतू कुत्तों को देख रहे हों। पिताजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, आज से यही तुम्हारे प्रैक्टिस पार्टनर होंगे। सूयू का तो ये सुनकर ही मुंह खुला का खुला रह गया। भाई साहब, सामने जो खतरनाक जानवर खड़े थे, उनमें से अगर एक भी किसी ई ग्रेड शहर में घुस जाए तो तबाही मचा दे। और इसके पिताजी कह रहे हैं कि ये इसके प्रैक्टिस पार्टनर हैं। सूयू ने डरते हुए सबसे खूंखार और लोहे जैसे शरीर वाले जंगली सूअर की तरफ इशारा किया और बोला, पिताजी, क्या आपका मतलब है कि मुझे अभी इनसे लड़ना होगा? पिताजी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या इन्हें मैं नए साल की दावत के लिए मोटा कर रहा हूं? अचानक उसके पिताजी पलक झपकते ही उस खूंखार सूअर के पिंजरे के पास पहुंच गए। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह शुरुआती लेवल का ई ग्रेड जंगली सूअर है। इसकी ताकत एक आम इंसान के ब्लड सर्कुलेशन वाले शुरुआती लेवल जैसी ही है, और तुम तो अभी मिड लेवल पर हो। कायदे से तो तुम्हें इसे कच्चा चबा जाना चाहिए। चलो, आज तुम्हारे पिताजी भी तो देखें कि तुम में कितना दम है। इतना कहते ही पिताजी के हाथ से एक तेज रोशनी निकली और सूअर को बांधने वाली जंजीरें टूट कर गिर गईं। आजाद होते ही उस सूअर ने ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि आसमान गूंज उठा। उसकी लाल खूनी आंखें सीधे सूयू पर टिक गईं। अगले ही पल वो अपने चारों पैरों पर किसी बेकाबू भारी ट्रक की तरह धूल उड़ाता हुआ सूयू की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार और ताकत देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सूयू की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने घबराते हुए मन ही मन सोचा, किताबों में तो लिखा था कि सूअर धीमे होते हैं, ये साला बुलेट ट्रेन कहाँ से बन गया? तभी पिताजी ने आराम से एक बिना धार वाली ट्रेनिंग तलवार हवा में उछाल दी। सूयू ने हड़बड़ी में तलवार पकड़ी। तब तक सूअर के खून से सने दांत उससे बस 3 मीटर की दूरी पर थे। सूयू ने अपनी जान बचाने के लिए बाईं तरफ छलांग लगा दी। सूअर का कांटेदार शरीर सूयू के कपड़ों को चीरता हुआ निकल गया। उसके गुजरने की तेज हवा से ही सूयू के गालों पर जलन होने लगी। लेकिन इससे पहले कि सूयू खुद को संभाल पाता, उस भारी भरकम सूअर ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने अपने पिछले पैरों पर ब्रेक लगाया और अपनी लोहे जैसी भारी पूंछ हवा में घुमाते हुए सीधे सूयू पर दे मारी। सूयू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी तलवार आगे कर दी। एक भयानक धातु के टकराने की आवाज आई। सूयू के हाथों में इतनी जोर का झटका लगा कि उसके अंगूठे और उंगली के बीच की खाल फट गई। उस झटके से सूयू 7-8 कदम पीछे जा गिरा। उसके दोनों हाथ सुन्न पड़ चुके थे। अब जाकर सूयू को असली लड़ाई का मतलब समझ आ रहा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसकी ताकत इस जानवर से कहीं ज्यादा थी। फिर भी वो एक ही वार में बुरी तरह पिट गया था। उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। सूअर एक बार फिर दहाड़ा और अपने नुकीले दांतों से सूयू को चीरने के लिए दौड़ पड़ा। सूयू अपनी जान बचाने के लिए बस इधर उधर भाग रहा था। अकेडमी में सीखी हुई स्पेस क्लीविंग ब्लेड टेक्निक जैसे वो भूल ही गया था। उसकी तलवार के वार सूअर की मोटी चमड़ी पर बस चिंगारियां निकाल रहे थे, खरोंच तक नहीं आ रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़े पिताजी ने निराश होकर सिर हिलाया और जोर से चिल्लाए, अकेडमी में जो कुछ भी तुमने सीखा है वो सब किताबी बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई खूंखार जानवर तुम्हारे पोज बनाने का इंतजार करेगा? क्या तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ दिखावे के लिए है? फिर उनकी आंखें एकदम तेज हो गईं और उन्होंने असली राज खोला। सूयू, अपनी असली ताकत को मत भूलो। तुम्हारा केओस कॉन्स्टिट्यूशन मार खाने के लिए नहीं बना है। जैसे ही ये जानवर तुम्हारे पास आए, इसकी सारी ताकत चूस लो, खत्म कर दो इसे। भागते भागते सूयू के दिल में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। सूअर एक बार फिर पूरी ताकत से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार सूयू पीछे नहीं हटा। उसने अपनी घबराहट को दबाया और खुद को शांत किया। उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का भंवर घूमने लगा।
उसके रोम रोम में एक अजीब सी भूख जाग उठी। सूयू ने अपनी आंखें छोटी की और धीरे से बुदबुदाया, आजा बेटा, अब तेरी खैर नहीं। जैसे ही सूअर उससे टकराने वाला था, सूयू किसी भूत की तरह अपनी जगह से खिसक गया। इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने बड़ी चालाकी से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और सूअर के कांटेदार शरीर पर रख दिया। पहले होता तो सूयू का हाथ कटकर गिर जाता, लेकिन इस बार उसका केओस कॉन्स्टिट्यूशन जाग चुका था। सूयू की हथेली पर खून की ऊर्जा से एक छोटा सा वैक्यूम बन गया। जो सूअर अभी तक तबाही मचा रहा था, वो अचानक एक अजीब सी खौफनाक चीख मारते हुए कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून और ताकत एक झटके में खींच ली हो। उसकी रफ्तार अचानक से रुक गई। उसी पल सूयू को महसूस हुआ कि एक जबरदस्त और गर्म ऊर्जा उसके बाएं हाथ से उसके शरीर में घुस रही है। उसकी सारी थकान मिट गई और उसकी ताकत अचानक से आसमान छूने लगी। एक तरफ सूअर कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ सूयू ताकतवर। यही थी उसकी असली भयानक शक्ति। सूयू की आंखों का डर पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वो एक शिकारी की तरह अपने शिकार को देख रहा था। जैसे ही सूअर कमजोर पड़ा, सूयू के हाथ में पकड़ी तलवार का कांपना बंद हो गया। उसने सूअर से खींची गई सारी ताकत अपनी तलवार में झोंक दी। वॉइड शैटरिंग ब्लेड टेक्निक का पहला वार। तेंगू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी तलवार हवा को चीरते हुए सफेद रोशनी में बदल गई, जो सीधे सूअर की गर्दन के सबसे कमजोर हिस्से पर जा लगी। इस बार कोई चिंगारी नहीं उड़ी। तलवार सूअर की मोटी चमड़ी को ऐसे चीर गई जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को चीरता है। एक ही झटके में सूअर की रीढ़ की हड्डी और मुख्य नस कट चुकी थी। सूअर ने एक दर्दनाक चीख मारी और अपनी ही रफ्तार के कारण जमीन पर रगड़ता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। उसके चारों पैर कुछ देर फड़फड़ाए और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। वहां की जमीन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तेंगू वहीं हाँफता हुआ खड़ा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिमाग एकदम शांत था। उसने अपने पैरों में पड़े उस विशाल दानव को देखा और फिर अपने बाएं हाथ को। वो अभी भी उस ताकत के नशे में डूबा हुआ था। उसे अब जाकर समझ आया कि असली लड़ाई क्या होती है। तेंगू ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, तो असली लड़ाई ऐसी होती है। पीछे से तालियों की आवाज आई। पिताजी पास आए, सूअर की लाश को देखा और खुशी से सिर हिलाते हुए बोले, बुरा नहीं है। दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल करके उसी को मार गिराना तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। तुम्हारी ये ताकत सच में एक वरदान है। टिनिंगू ने चमकती आंखों से पीछे मुड़कर देखा और बोला, पिताजी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो जानवर मुझ पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो जितनी ताकत लगाता मैं उतना ही शक्तिशाली होता जा रहा था। पिताजी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने बेटे को तौलिया पकड़ाया और कहा, यही तो जादू है। लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं आया है। ये तो बस एक ई रैंक का सूअर था। अगर तुम्हारा सामना किसी तेज रफ्तार वाले जानवर से हो जाए तो। ये कहते हुए पिताजी ने दूर मंडरा रहे खूंखार भेड़ियों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। पिताजी ने कहा, 10 मिनट का ब्रेक ले लो और अपनी सांसें पक्की कर लो, क्योंकि अगले राउंड में एक नहीं बल्कि 2 भेड़िए एक साथ आएंगे। टिनिंगू का दिल जो अभी अभी शांत हुआ था, वो वापस हलक में आ गया। उसने घबराते हुए पूछा, पिताजी, क्या ट्रेनिंग को इतनी जल्दी हार्ड लेवल पर ले जाना जरूरी है? पिताजी की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। उन्होंने आसमान के तारों की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो। अगर तुम इस जालिम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो, अगर अपने करीबियों को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। रुकने का कोई विकल्प नहीं है। पिताजी की इन बातों ने उसके अंदर एक आग लगा दी। उसने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सारी थकान हवा हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और उसकी आंखें तलवार की धार जैसी तेज हो गईं। उसने पूरे जोश में कहा, आने दो उन्हें। 2 भेड़िए तो मेरी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद का पूरा हफ्ता सूयू के लिए किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन इसी नरक ने उसे एक नया इंसान बना दिया। पहाड़ों के पीछे का वो सुंदर बगीचा अब खून और मौत की गंध से भर चुका था। सुबह से लेकर रात तक बस जानवरों की दहाड़ और तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजती रहती थीं। सूयू की तरक्की देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाए। जो लड़का 1 हफ्ते पहले एक सूअर के सामने घबरा रहा था, वो अब खूंखार जानवरों को एक ही वार में चीर कर रख देता था। शाम का समय था और डूबते सूरज की लाल रोशनी ने पूरी जगह को और भी खौफनाक बना दिया था। सूयू की गोरी त्वचा अब धूप और मेहनत से तांबे जैसी सख्त हो चुकी थी। उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा फूला हुआ तो नहीं था, लेकिन उसके रोम रोम में बारूद जैसी ताकत भर चुकी थी। उसके शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे, जो किसी मेडल की तरह चमक रहे थे। अब उसके ठीक सामने एक नया और खूंखार जानवर खड़ा था। लाल रंग की आग जैसी फर वाला एक खूंखार लोमड़। ये कोई आम जानवर नहीं था। ये अर्थ रैंक के करीब पहुंच चुका था। इसकी रफ्तार तो खतरनाक थी ही, लेकिन इसकी आंखों में इंसानों जैसी चालाकी भी साफ दिख रही थी। सूयू अपनी खरोंचों से भरी तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ा। 1 हफ्ते की इस खौफनाक ट्रेनिंग ने उसके अंदर के उस मासूम लड़के को पूरी तरह मार दिया था। अब उसकी आंखों में बस मौत का खौफ नाचता था,
जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। अचानक हवा को चीरते हुए वो लाल लोमड़ अपनी जगह से गायब हो गया। उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि पेड़ों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए लाल बिजली की तरह इधर उधर कूदने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि 3 लोमड़ एक साथ अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे हों। सूयू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत तेज है। इस लोमड़ की रफ्तार पहले वाले भेड़ियों से दोगुनी थी। अगले ही पल एक सड़ी हुई तेज हवा का झोंका सूयू के चेहरे पर लगा और एक खंजर जैसा तेज पंजा बिना कोई आवाज किए उसकी गर्दन के पास आ पहुंचा। अगर ये 1 हफ्ते पहले की बात होती तो सूयू की गर्दन अब तक शरीर से अलग हो चुकी होती, लेकिन अब सूयू बदल चुका था। उसके शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा का भंवर तेजी से घूमने लगा। हवा का दबाव, तापमान का बदलना और उस लोमड़ की जानलेवा नीयत, सब कुछ सूयू के दिमाग में किसी रडार की तरह छप चुका था। सूयू ने अपने शरीर को पीछे की तरफ इतने गजब तरीके से मोड़ा कि लोमड़ के नुकीले पंजे उसकी नाक को छूते हुए और उसके कुछ बाल काटते हुए निकल गए। जान जाने के इस खौफनाक पल में भी सूयू एक कदम पीछे नहीं हटा। उसने उस 1 सेकंड का फायदा उठाया जब लोमड़ हवा में था और अपनी दिशा नहीं बदल सकता था। सूयू के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसका शरीर जो पीछे की तरफ झुका हुआ था वो किसी स्प्रिंग की तरह झटके से सीधा हुआ। उसने अपने बाएं हाथ से लोमड़ के पेट के पास की हवा को कसकर पकड़ लिया। वहां की हवा में एक अदृश्य काला भंवर बन गया। लोमड़ जो वहां से भागने की फिराक में था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा खून जम गया है। उसकी रफ्तार आधी हो गई। लोमड़ ने डर के मारे एक भयानक चीख मारी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूयू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके दाएं हाथ में मौजूद तलवार पहले से ही तैयार थी। उसके शरीर की सारी ताकत किसी सुनामी की तरह उस तलवार में समा गई। तलवार की धार पर एक सुनहरी चमक उठने लगी। वॉइड शैटरिंग ब्लेड का दूसरा वार। इस वार में रफ्तार नहीं बल्कि तबाही थी, जो हजारों की सेना को एक झटके में खत्म कर दे। सूयू की तलवार किसी टूटते हुए तारे की तरह हवा को फाड़ती हुई नीचे आई। लाल लोमड़ ने खुद को बचाने के लिए अपने पंजे आगे किए, लेकिन सूयू की उस दानवी ताकत के सामने वो ऐसे कट गए जैसे कोई कागज हो। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तलवार लोमड़ के कंधे को चीरती हुई सीधे जमीन में जा धंसी। खून का एक फव्वारा छूटा और लोमड़ का आधा शरीर खून से लाल हो गया। लोमड़ सूयू के पैरों के नीचे कुछ देर तक फड़फड़ाया और फिर उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। सूयू अभी भी अपनी तलवार को जमीन में गाड़े हुए उसी पोज में खड़ा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने धीरे से अपनी तलवार बाहर निकाली और उस खूंखार जानवर की लाश को देखा। एक इतने ताकतवर दुश्मन को मारने की जो खुशी उसे मिल रही थी, उसका कोई हिसाब नहीं था। सूयू ने लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा, अर्थ रैंक का जानवर, और मैंने इसे मार गिराया। तभी थोड़ी दूर रखी एक आराम कुर्सी से तालियों की आवाज आई। पिताजी ने अपने हाथ में रखा चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बढ़िया। आखिरकार लड़के ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना सीख ही लिया। आर्मी ब्रेकिंग ब्लेड का तुम्हारा ये अंदाज अब अपनी असली क्षमता के करीब पहुंच रहा है। लगता है इस 1 हफ्ते की हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में चमकता वो गर्व छुपाए नहीं छुप रहा था। भाई, सिर्फ 7 दिनों के अंदर एक लड़का जो सिर्फ किताबी ज्ञान रटना जानता था, वो अब अपने से कई गुना ताकतवर और चालाक जानवरों को चीर कर रख रहा था। ऐसा टैलेंट सच में खौफनाक है। आखिर खून तो उसकी माँ का ही है। मैं अपनी जगह से उठकर अपने बेटे को तौलिया देने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये सिस्टम की आवाज थी, जो किसी ईश्वरीय आदेश जैसी लग रही थी। सिस्टम ने कहा, बधाई हो होस्ट, आपके वंशज सूयू ने 1 हफ्ते में दर्जनों बार मौत को मात दी है। उसकी युद्ध कला में गजब का निखार आया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए होस्ट को एक स्पेशल इनाम दिया जाता है। आपकी युद्ध कला अब इनफ्लो लेवल यानी सूक्ष्म नियंत्रण के स्तर तक पहुंच चुकी है। भाई साहब, ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में कोई बिजली सी दौड़ गई हो। मेरे शरीर के अंदर से एक अजीब सी गर्मी उठी, जो पल भर में मेरी हर नस और हड्डी में फैल गई। लेकिन इस ऊर्जा ने मेरे शरीर को ताकतवर नहीं बनाया, बल्कि दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। जो हवा मुझे पहले खाली लगती थी, वो अब ऊर्जा की बारीक धाराओं में बंटी हुई दिख रही थी। गिरते हुए पत्ते की रफ्तार मेरी आंखों के सामने स्लो मोशन जैसी हो गई थी। मुझे पहले से ही पता चल रहा था कि वो पत्ता जमीन पर किस जगह गिरेगा। मेरी एक एक मांसपेशी, एक एक नस और मेरे शरीर के हर सेल की ऊर्जा अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में थी। इनफ्लो लेवल, ये वो मुकाम है जिसे पाने के लिए अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इस लेवल का मतलब है अपनी ताकत पर ऐसा कंट्रोल जो समझ से परे हो। अब मैं अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल 10 गुना ज्यादा असरदार तरीके से कर सकता था। दुश्मन के हिलने से पहले ही मुझे उसकी हर चाल पता चल जाएगी। मैंने अनजाने में ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में तैरते हुए धूल के एक बारीक कण को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। मैंने हैरानी से खुद से कहा,
क्या सच में यही इनफ्लो लेवल है? अगर पहले का मैं, जिसके पास मार्शल किंग की ताकत थी, एक भारी हथौड़ा चलाने वाले बच्चे जैसा था जो सिर्फ ताकत से दुश्मनों को कुचलता था, तो आज का मैं एक ऐसा सर्जन बन चुका हूं जिसके हाथ में एक तेज चाकू है जो किसी भी दुश्मन को बिना किसी मेहनत के चीर सकता है। सुयू ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए पूछा, पिताजी क्या हुआ? उसने देखा कि मैं एक जगह बिना हिले डुले खड़ा था और मेरी उंगलियां किसी अजीब सी मुद्रा में थीं। उससे रहा नहीं गया। मैंने खुद को संभाला और धीरे से अपनी उंगलियों से वो धूल झाड़ दी। मैं अपने हाथ पीछे बांधे अपने बेटे को देखने लगा, जिसके अंदर से अभी भी किसी खूंखार शिकारी जैसी आभा निकल रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखकर इस पिता को बहुत खुशी हो रही है। लगता है मुझे भी अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, वरना आगे चलकर मैं इस छोटे से दानव को कैसे रोक पाऊंगा। सुयू ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, पिताजी आप भी ना मजाक करना छोड़िए। मैं जितना ताकतवर होता जा रहा हूं, मुझे उतना ही एहसास हो रहा है कि आपके और मेरे बीच का फासला अभी भी बहुत बड़ा है। भले ही वो अब एक अर्थ रैंक के जानवर को मार सकता था, लेकिन मेरे सामने उसे अभी भी ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़ा हो, जिसकी चोटी बादलों में छुपी है। मैंने उसे एक रिकवरी पोर्शन की शीशी उछालते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, इसे पी लो। ठीक उसी समय शहर के बीचों बीच बने सिटी लॉर्ड के आलीशान महल में माहौल कुछ अजीब सा था। जो जगह हमेशा अपनी शान और रुतबे के लिए जानी जाती थी, वहां आज इतनी घुटन थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कांगलान शहर का सबसे बड़ा अधिकारी और ग्रैंड मास्टर पान होंग आज ऐसे कांप रहा था जैसे कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। वो पसीने से तरबतर डेस्क के पास खड़ा था और उस आलीशान चमड़े की कुर्सी पर, जो उसकी ताकत की निशानी थी, आज कोई और ही बैठा था। सफेद कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी जो पान होंग के सबसे कीमती जेड पेपरवेट से मजे ले रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियांगनान शहर से आया खास दूत लियू यून था। पान होंग ने घबराते हुए कहा, माननीय दूत, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने आपको बताया। पान होंग ने डरते डरते पूरी कहानी सुना दी। कैसे सुयू हवा में चलते हुए आया, कैसे उसने एक ही झटके में वांग होंग को कुचल दिया, कैसे उसने वांग मैंग की जान ली और कैसे पान होंग को खुद बेइज्जत होकर जुर्माना देना पड़ा। उसने एक भी शब्द नहीं छुपाया, क्योंकि वो जानता था कि सामने बैठा ये दूत सुयू से भी ज्यादा खतरनाक है और एक पल में उसकी जान ले सकता है। पान होंग की बात सुनकर लियू यून का हाथ रुक गया। एक खट की आवाज आई और वो बेशकीमती जेड का पेपरवेट पलक झपकते ही बारीक पाउडर में बदल गया। ये देखकर पान होंग के तो होश ही उड़ गए। लियू यून ने अपना सिर उठाया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कितनी दिलचस्प बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बंजर इलाके में कोई इतना बड़ा टैलेंट छुपा होगा। लगता है उस लड़के के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। ना सिर्फ उसकी चोट ठीक हुई, बल्कि उसने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को मार्शल किंग लेवल तक पहुंचा लिया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें मौत की भयानक ठंडक छुपी थी। पान होंग ने डरते हुए सलाह दी, दूत जी कृपया सावधान रहिएगा। वो सुयू बहुत ही अजीब है और अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है। वांग परिवार ने इस बार किसी लोहे की दीवार से पंगा ले लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें? लियू यून ने पान होंग को ऐसी तिरछी नजर से देखा कि पान होंग को लगा जैसे उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया गया हो। लियू यून अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर शहर को देखते हुए बोला, सिटी लॉर्ड पान होंग, क्या इस छोटी सी जगह पर रहकर तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है? वांग होंग और वांग मैंग जैसे कचरे मारे गए तो मारे जाने दो। वांग परिवार के पास ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। 10,000 भी मर जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर अचानक लियू यून की आवाज बदल गई। पूरे कमरे में एक भयानक दबाव छा गया, जिससे पान होंग के घुटने जवाब दे गए और वो लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। लियू यून ने गुस्से में कहा, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक की इज्जत करनी पड़ती है। सुयू ने कत्ल किया, वो अलग बात है, लेकिन उसने सबके सामने वांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर एक गांव का मार्शल किंग हमारी इज्जत उछाल दे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें, तो वांग परिवार करोड़ों लोगों पर राज कैसे करेगा? लियू यून की आंखों में एक बेरहम चमक थी। उसने आगे कहा, भले ही हमारे मुखिया अभी ध्यान में हैं, लेकिन उनका आदेश आ चुका है। इस कांगलान शहर को किसी मार्शल किंग की जरूरत नहीं है, खासकर उसकी जो हमारी बात न माने। यह सुनकर पान होंग खौफ से कांप उठा। क्या यह एक ऐसी दुश्मनी थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी? पान होंग ने हकलाते हुए पूछा, तो फिर आप कब कदम उठाने वाले हैं? लियू यून ने आराम से जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है। इस बीच अपने घर में सुयू पूरी जान लगाकर अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसके चारों तरफ एक अजीब सी ग्रे रंग की ऊर्जा घूम रही थी। वो अपनी जीवन ऊर्जा को उसकी हद तक निचोड़ रहा था। उसकी हर सांस के साथ हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा कीड़ों की तरह उसकी तरफ खींची चली आ रही थी और उसकी नसों को ताकत दे रही थी।
एक दिन की भयंकर ट्रेनिंग ने उसे चोटों से भर दिया था, लेकिन साथ ही उसे ब्लड लेवल की आखिरी स्टेज तक पहुंचा दिया था। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी में हाथ पीछे बांधे खड़ा था और कांच के पार से चुपचाप अपने बेटे को देख रहा था। मैंने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ खुद से कहा, यह लड़का तो अपनी जवानी के दिनों वाले मुझसे भी ज्यादा पागल है। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, सिस्टम का इंटरफेस किसी पानी की लहर की तरह मेरी आंखों के सामने आ गया। सिस्टम ने बताया कि मेरा बेटा सूयू अब ब्लड लेवल की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, और उसके साथ ही मेरी खुद की ताकत का लेवल भी सामने आ गया। इन शानदार आंकड़ों को देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। लेट स्टेज मार्शल किंग। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि मेरे शरीर के अंदर एक अथाह समंदर जैसी ताकत उमड़ रही है। सिर्फ एक हफ्ते में सूयू की पागलों जैसी मेहनत की बदौलत मेरा अपना लेवल भी रॉकेट की तरह शुरुआती मार्शल किंग से सीधे लेट स्टेज मार्शल किंग तक पहुंच गया था। इतनी ताकत अगर इस छोटे से कांगलान शहर में दिखा दी जाए तो लोग मुझे भगवान मान लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि यह अभी भी काफी नहीं है। मैंने उत्तर दिशा की तरफ देखा, जहां सितारों भरा आसमान था और जहां हमारे असली और खतरनाक दुश्मन घात लगाए बैठे थे। मार्शल आर्ट के महा इम्तिहान में अब 3 महीने से भी कम समय बचा था। हर साल की तरह इस बार भी बड़े शहरों के जीनियस और ऊपर के लेवल के खतरनाक बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर लेवल के कुछ दानव भी वहां आ जाएं। भले ही सूयू के पास केओस कॉन्स्टिट्यूशन नाम की अद्भुत ताकत थी, लेकिन उसने शुरुआत बहुत देर से की थी। पूरे देश में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं था। यह केओस कॉन्स्टिट्यूशन सोने को निगलने वाले किसी दानव की तरह है। इसकी भूख मिटाने के लिए बहुत सारे महंगे संसाधनों की जरूरत थी। यह सोचकर मेरी आंखों में एक पक्का इरादा आ गया। सूयू के पास जो बी ग्रेड की दवाइयां थीं, वो सब खत्म हो चुकी थीं। अब गाड़ी में फिर से ईंधन भरने का वक्त आ गया था। अगली सुबह बादलों को चीरती हुई धूप ने इस लोहे के शहर को जगा दिया। सूयू पहले ही स्कूल जा चुका था। जाने से पहले वो 3 कटोरे भरकर म्यूटेंट जानवर के मांस का दलिया चट कर गया था। अपने बेटे को जाते हुए देखकर मैंने भी थोड़ी साफ सफाई की। एक आम सा दिखने वाला ग्रे रंग का ट्रैक सूट पहना और घर से निकल पड़ा। अगर इस शहर का F जोन गरीबों की बस्ती है और D जोन अमीरों का इलाका, तो B जोन इस पूरे शहर की तिजोरी है। यहाँ जमीन का एक एक टुकड़ा सोने के भाव बिकता है। ऊंची ऊंची इमारतें विशाल होलोग्राफिक विज्ञापनों से सजी हुई थीं। हवा में तैरते विज्ञापन नई तलवारों, जेनेटिक दवाइयों और एडवांस कॉम्बैट गियर का प्रचार कर रहे थे। सड़कों पर लग्जरी गाड़ियां दौड़ रही थीं और ज्यादातर लोग महंगे कपड़ों में थे। यहाँ की पेट्रोलिंग टीम के हथियार भी F जोन वालों से कहीं ज्यादा एडवांस थे। मैं अपने हाथों को जेब में डाले बड़ी मस्ती से उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। मेरा वो साधारण सा ट्रैक सूट उन रेशमी कपड़ों वाले लोगों के बीच काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ये बाहरी दिखावा सब मोह माया है। अगर मैं बोरी भी पहन लूं तब भी मैं एक मार्शल किंग ही रहूंगा। मैंने अपने कदम रोके और सामने बनी उस शानदार इमारत को देखा। ये 4 मंजिला इमारत लाल रंग से रंगी थी और उस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। दरवाजे के सामने काले सोने के पत्थर से बने 2 खूंखार शेरों की मूर्तियां रखी थीं। ऊपर एक बहुत बड़े साइन बोर्ड पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जिनबाओ पैवेलियन, पूरे ग्रेट जिया फेडरेशन की सबसे बड़ी दुकानों में से एक। कहते हैं कि इसके पीछे जिस ताकत का हाथ है, उसकी पहुंच पूरी दुनिया और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी है। मशहूर कहावत है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप यहां से एलियन जानवरों के अंडे भी खरीद सकते हैं। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही वो जगह है। मैं आज यहाँ कुछ खरीदारी करने आया था और सिर्फ इतनी बड़ी दुकान ही मेरे उस केओस कॉन्स्टिट्यूशन की भूख मिटा सकती थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, चंदन की एक धीमी धीमी महक ने मुझे घेर लिया और बाहर के शोर शराबे से दूर कर दिया। पहली मंजिल बहुत बड़ी और चमकदार थी। वहां सैकड़ों कांच के डिस्प्ले रखे थे, जिनमें बेसिक दवाइयां और आम लोगों के हथियार सजाए गए थे। इस वक्त वहां चींटियों जैसी भीड़ लगी थी। ज्यादातर छोटे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मोल भाव करने में लगे थे। मैंने एक नज़र पूरी जगह पर दौड़ाई और सिर हिलाया। आम लोगों के लिए ये चीज़ें खजाना हो सकती हैं, लेकिन सूयू के लिए अब ये किसी काम की नहीं थी। इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट थी और इनका असर बहुत कम था। मुझे ऊपर की मंजिलों पर जाना चाहिए। मैं सीधे लाल चंदन से बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे याद था कि कीमती दवाइयाँ और दुर्लभ चीज़ें आमतौर पर तीसरी मंजिल से शुरू होने वाले VIP एरिया में रखी जाती हैं। मुझे याद था कि कीमती दवाइयाँ और दुर्लभ चीज़ें आमतौर पर तीसरी मंजिल से शुरू होने वाले VIP एरिया में रखी जाती हैं। दूसरी मंजिल काफ़ी शांत थी। यहाँ स्पिरिट ग्रेड के हथियार और C ग्रेड की दवाइयाँ बिक रही थीं। नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने कुछ कर्मचारी काउंटर के पीछे खड़े होकर गपशप कर रहे थे। मुझे ऊपर आते देख उन्होंने बस एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली। मेरे साधारण कपड़े देखकर कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने भी उन्हें इग्नोर किया और सीधे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर अपना पैर रखा, मैं रुक गया। अचानक एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली औरत की आवाज़ गूंजी। मैंने मुड़कर देखा
तो एक महिला कर्मचारी जिसने चेहरे पर खूब सारा मेकअप थोपा हुआ था और टाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसकी नजरें मेरे घिसे हुए जूतों पर 2 सेकंड के लिए रुक गईं। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो साफ झलक रही थी। उस महिला कर्मचारी ने अपना सिर अकड़ाते हुए और सीढ़ियों का रास्ता रोकते हुए कहा, ओए मिस्टर, तुम गलत जगह आ गए हो। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है कि ये 3री मंजिल है, मुझे कुछ सामान खरीदना है। सामान खरीदना है? उस कर्मचारी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। कर्मचारी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि 3री मंजिल पे क्या बिकता है? वहां सिर्फ रईस और बड़े मार्शल आर्टिस्ट के लिए सामान मिलता है। वहां की एक छोटी सी दवाई भी 10,000 क्रेडिट्स की आती है। इतना बोलते हुए उसने अपनी उंगली लगभग मेरी नाक पर ही टिका दी। उसने आगे कहा, और क्या तुम्हें वो बोर्ड नहीं दिख रहा? 3री मंजिल एक वीआईपी एरिया है। जो मेंबर नहीं है उनका वहां जाना सख्त मना है। क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप है? मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ा। मैंने उससे कहा, मेंबरशिप? अपनी जवानी के दिनों में, यानी 20 साल पहले, मैंने तो कभी ऐसे नियम के बारे में नहीं सुना। जिनबाओ पैवेलियन ने यह ड्रामा कब से शुरू कर दिया? फेडरेशन का कानून कहता है कि कोई भी दुकान बिना वजह ग्राहकों को नहीं रोक सकती। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपनी आंखें मटकाईं और उसकी आवाज और ज्यादा कड़वी हो गई। उसने मुझे जलील करते हुए कहा, अबे ओ गवार, हमारी इस ब्रांच ने यह नियम 6 महीने पहले ही बनाया है, जब से हमारे नए मैनेजर साहब आए हैं। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो पहले 5 लाख स्पिरिट स्टोन जमा करके मेंबर बनो। और तुम्हारी ये फटीचर हालत देखकर तो लगता है कि अगर हम तुम्हें बाजार में बेच भी दें तब भी तुम 5 लाख के नहीं बिकोगे। दफा हो जाओ यहां से। हमारे बाकी वीआईपी मेहमानों का रास्ता मत रोको। अगर तुमने यहाँ के कालीन गंदे कर दिए तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? वो औरत ऐसे हाथ हिला रही थी जैसे किसी आवारा कुत्ते को भगा रही हो। इस तमाशे को देखकर 2री मंजिल के कुछ ग्राहक भी वहां जमा हो गए और मेरे बारे में फुसफुसाने लगे। एक ग्राहक ने धीरे से कहा, ऐसे भिखारियों वाले कपड़े पहनकर ये 3री मंजिल पर जाने की सोच रहा है? कोई फटीचर होगा जो बस अंदर का नजारा देखने आया है। दूसरे ने जवाब दिया, अरे इस दुकान का नया मैनेजर तो वैसे भी सिर्फ पैसों का भूखा है। ये आदमी आज पक्का बुरी तरह पिटने वाला है। आसपास के लोगों की बातें सुनकर मेरी जो शांत आंखें थीं वो अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, नए मैनेजर का नियम है ना? मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। मैंने उस औरत से कहा, लगता है तुम्हारे अंदर अपनी हैसियत से ज्यादा घमंड भर गया है। अपना मुंह बंद रखो। औरत एकदम से भड़क गई और चिल्लाई, ए बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मैनेजर पर उंगली उठाए? मुझे वहां से जाता ना देखकर और ऊपर से उल्टा जवाब सुनकर वो गुस्से से पागल हो गई। वो हमेशा इसी दुकान के रुतबे का फायदा उठाकर लोगों पर धौंस जमाती थी। वो तो शहर के छोटे मोटे कप्तानों को भी घास नहीं डालती थी, तो फिर मेरे जैसे एक मामूली दिखने वाले आदमी की बात कैसे सुन लेती? उसने चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को आवाज दी, गार्ड्स, कहां मर गए सब? इस भिखारी को घसीटकर बाहर फेंको। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मेरे कपड़ों को छू भी पाता, एक जोरदार और करारे थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे पूरी 2री मंजिल पर शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। वो औरत ऐसे पीछे जाकर गिरी जैसे उसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। वो हवा में 3 बार गोल घूमी और 5 मीटर दूर रखे एक शीशे के डिस्प्ले से जा टकराई। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जमीन पर पड़ी थी। उसका गाल किसी गुब्बारे की तरह सूज चुका था और उसके मुंह से खून से सने 2 दांत बाहर गिर पड़े थे। उसका तो पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। उसने अपना गाल पकड़कर किसी कटे हुए सूअर की तरह चीखते हुए कहा, तूने मुझे मारा? तेरी इतनी हिम्मत? कोई बचाओ, ये आदमी जिनबाओ पैवेलियन में तमाशा कर रहा है। मैं अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा। मैंने अपना हाथ वापस खींचा, जेब से एक रुमाल निकाला और अपना हाथ पोंछने लगा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं, बस एक भिन भिनाते हुए मच्छर को मारा हो। आधे मिनट के अंदर ही ऊपर की मंजिल से एक भारी और गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। किसकी मौत आई है जो मेरे जिनबाओ पैवेलियन में तमाशा कर रहा है? इसके तुरंत बाद भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आने लगी। 7-8 हट्टे कट्टे काले कपड़े पहने गुंडे नीचे दौड़ते हुए आए। उनका लीडर रेशमी कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी मूछें बहुत सजी हुई थीं। ये कोई और नहीं बल्कि इस ब्रांच का मैनेजर झाओ देताई था। झाओ देताई का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो पिछले 6 महीनों से यहां राज कर रहा था। पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक उसकी सेटिंग थी। आज पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हुई थी कि उसके अपने इलाके में आकर उसके लोगों पर हाथ उठाया हो। उस पिटी हुई औरत ने जब अपने आका को आते देखा तो वो और जोर जोर से रोने लगी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए रोते हुए कहा, मैनेजर साहब, इस भिखारी के पास कोई मेंबरशिप नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती 3री मंजिल पर घुस रहा था। मैंने इसे रोका तो इसने न सिर्फ हमारी दुकान को चोरों का अड्डा कहा,
बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया। आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। झाओ देताई ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। उसे बस एक साधारण सा ग्रे ट्रैक सूट पहने जवान सा दिखने वाला आदमी नजर आया, जो अपने हाथ पीछे बांधे बड़े मजे से खड़ा था। झाओ देताई गुस्से से पागल होकर हंसने लगा। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। झाओ देताई ने खौफनाक आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओए छोकरे, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन आज अगर तू अपना एक हाथ यहां छोड़कर नहीं गया तो तू इस दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। पकड़ लो इसे और इसकी हड्डियां तोड़ दो। झाओ देताई ने हाथ का इशारा किया और उसके पीछे खड़े वो 7-8 गुंडे अपने दांत किटकिटाते हुए मेरी तरफ बढ़े। ये सब के सब ब्लड लेवल की आखिरी स्टेज वाले खतरनाक फाइटर थे। उनका लीडर तो एक रिटायर्ड भाड़े का कातिल था जो हेवन लेवल पर पहुंच चुका था। उस लीडर ने हवा में अपनी लोहे की रॉड घुमाई और मेरे सिर पर वार करने के लिए उछला। उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे फटीचर, अगले जन्म में पंगा लेने से पहले अपनी आंखें खुली रखना। लेकिन मैंने अपनी पलकें झपकाना भी जरूरी नहीं समझा। बस मेरे शरीर के चारों तरफ एक अदृश्य और खौफनाक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मैंने कोई चाल नहीं चली, कोई हथियार नहीं उठाया। यह सिर्फ मेरी मौजूदगी का दबदबा था। वो खूंखार गुंडे किसी अदृश्य विशाल हाथ से टकराए और जिस रफ्तार से वो मेरी तरफ आए थे उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार से हवा में उड़ते हुए वापस पीछे जा गिरे। वो दीवारों और खंभों से टकराए और उनके मुंह से खून के फव्वारे फूट पड़े। एक के बाद एक सब जमीन पर ढेर हो गए। वो इतने झटके में गिरे कि उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला और सब बेहोश हो गए। और वो झाओ देताई जो मजे से तमाशा देखने के लिए खड़ा था, उसके चेहरे की वो शैतानी मुस्कान वहीं जम गई। वो फटी हुई आंखों से इस नज़ारे को देख रहा था। उसके पैर अब कांपने लगे थे। पलक झपकते ही 7-8 खतरनाक फाइटर्स को हवा में उड़ा देना, ये कैसी ताकत है? क्या ये कोई ग्रैंड मास्टर है? नहीं, सिटी लॉर्ड पान होंग खुद एक ग्रैंड मास्टर हैं। वो भी इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, इस आदमी ने तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल तक नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? झाओ देताई का सारा गुरूर पल भर में खाक हो चुका था और उसकी आवाज कांपने लगी थी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी जादुई चमकती आंखों से झाओ देताई को घूरा। अगले ही पल मैं अपनी जगह से गायब हो गया। जब मैं दोबारा दिखा तो मैं सीधे झाओ देताई के बिल्कुल सामने खड़ा था। हमारी नाक लगभग एक दूसरे से छू रही थी। हमारे बीच की दूरी बस चंद इंच की थी। झाओ देताई की आंखों की पुतलियां डर के मारे सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई थीं। उसे हवा तक नहीं लगी कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। मैंने बहुत ही धीमी और किसी शैतान जैसी खौफनाक आवाज में कहा, अभी तूने क्या कहा था? तुझे मेरा एक हाथ चाहिए? फिर वहां खड़े सभी लोगों की खौफजदा नजरों के सामने मेरे पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। मैं हवा में 1 फुट ऊपर तैरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की ग्रेविटी का मुझ पर कोई असर ही ना हो रहा हो। आसमान के गिरने और जमीन के फटने जैसा एक भयानक दबाव झाओ देताई के ऊपर टूट पड़ा। हवा में चलना, यह देखकर झाओ देताई की चीख निकल गई और डर के मारे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भागने को तैयार हो गई। भले ही वो एक व्यापारी था, लेकिन उसने दुनिया देखी थी। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ एक ही लेवल का इंसान ग्रेविटी को मात देकर हवा में उड़ सकता है। एक मार्शल किंग! झाओ देताई के घुटनों ने जवाब दे दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से उसके घुटने की हड्डियां टूट गईं, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ एक अथाह और कभी ना खत्म होने वाला खौफ महसूस हो रहा था। हे भगवान! उसने अभी अभी एक मार्शल किंग का हाथ काटने की धमकी दी थी। क्या यह खुद अपनी मौत को दावत देना नहीं था? झाओ देताई पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसके माथे से खून बहने लगा था। उसने रोते हुए कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम खाइए। मैं एक अंधा बेवकूफ़ हूं जो एक भगवान को नहीं पहचान सका। मैं मौत के लायक हूं। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वहीं वो महिला कर्मचारी जो कुछ देर पहले तक बहुत उछल रही थी, ये सब देखकर इतनी डर गई कि उसकी आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। हवा में तैरते हुए मैंने उस कांपती हुई चींटी को नीचे देखा। मैंने पूछा, ये मेंबरशिप वाला घटिया नियम क्या तूने बनाया था? झाओ देताई हकलाते हुए बोला, नहीं, मतलब हाँ मालिक, ये इस नीच इंसान ने ही शुरू किया था। मैंने सोचा कि कांगलान शहर राजधानी से बहुत दूर है, तो मैं यहाँ थोड़े ऊपरी पैसे कमा लूंगा। मालिक, मैं गलत था। मैं सच में बहुत गलत था। मैं अभी के अभी इस नियम को खत्म करता हूँ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और किसी चूजे की तरह हवा में ही झाओ देताई को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो हवा में अपने पैर छटपटाने लगा। सांस रुकने की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था और मौत उसे अपने सामने खड़ी दिख रही थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पैसों पर डाका डालने की सोचे? अगर मेरी जवानी का गुस्सा अभी मुझ में होता तो तू अब तक एक लाश बन चुका होता। लेकिन आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ सामान लेने आया हूं। मैं आज खून खराबा नहीं चाहता। ये अपशकुन होता है। मैंने अपनी कलाई को हल्का सा झटका दिया और झाओ देताई को किसी कचरे की बोरी की तरह कोने में फेंक दिया। मैंने जमीन पर उतरते हुए और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, मौत की सजा तो मैंने टाल दी है,
लेकिन जिंदा रहने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मैं आज यहाँ खरीदारी करने आया हूँ, अब तू खुद देख लें कि तुझे क्या करना है। झाओ देताई, जो अभी अभी मौत के मुंह से बाल बाल बचा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। मेरी बात सुनते ही उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वो घुटनों के बल खिसकता हुआ मेरे पैरों के पास आया और किसी वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, आपका हमारी इस गरीब दुकान में आना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पूर्वज स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रहे हो। आप पैसे खर्च करने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फ्री? ये तू खुद अपनी मर्जी से दे रहा है ना? याद रखना, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। झाओ देताई ने पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। ये तो बस इस सेवक की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसे डर था कि अगर उसने इस मार्शल किंग को थोड़ा सा भी नाराज किया तो वो पल भर में उसे खून के धुएं में बदल देगा। मेरे चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, ठीक है, जब तेरी इतनी ही श्रद्धा है तो चल मुझे तीसरी मंजिल पर ले चल। वहां जितने भी ब्लड एसेंस, सबसे बेहतरीन बॉडी टेम्परिंग पोर्शन और खजाने रखे हैं वो सब निकालकर बाहर रख दे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर जिनबाओ पैवेलियन की तीसरी मंजिल पूरी तरह साफ हो चुकी थी, ऐसे साफ जैसे किसी भूखे कुत्ते ने प्लेट चाट दी हो। झाओ देताई अपने खाली गोदाम को देखकर मन ही मन खून के आंसू रो रहा था। फिर भी उसे जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखनी पड़ रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, हमारी इस ब्रांच का सारा माल यही है। बी ग्रेड की ड्रैगन ब्लड ग्रास की 3 शीशियां और पर्पल गोल्ड बॉडी टेम्परिंग पोर्शन की 10 बोतलें। इन सब की कीमत लगभग 20 करोड़ फेडरेशन क्रेडिट्स थी, जो इस पूरी दुकान का पिछले 3 साल का मुनाफा था। लेकिन अपनी जान के सामने यह पैसा उसके लिए क्या मायने रखता था? मैंने अपने सामने रखे संसाधनों के उस छोटे से पहाड़ को देखा और खुशी से सिर हिलाया। सुयू के केओस कॉन्स्टिट्यूशन की भूख मिटाने के लिए यह माल कुछ दिनों तक तो चल ही जाएगा। माल तो अच्छा था। मैं सोच ही रहा था कि इन्हें ले जाने के लिए कोई बोरा ढूंढूं कि तभी मेरी नजर झाओ देताई के बाएं हाथ की पहली उंगली पर चमक रही एक पुरानी सी अंगूठी पर पड़ी। मेरी आंखें चमक उठी। इस दुनिया में सामान रखने वाले स्टोरेज डिवाइस तो होते हैं, लेकिन स्पेशल स्पेस वाले क्रिस्टल बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये इतने महंगे होते हैं कि आप सिर्फ पैसों से इन्हें नहीं खरीद सकते। एक क्यूबिक मीटर की जगह वाली अंगूठी के बदले आप शहर में एक आलीशान बंगला ले सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से मैनेजर के पास इतना कीमती खजाना होगा। मेरी उस शिकारी जैसी नज़र को भांप कर झाओ देताई का शरीर पत्थर हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे छुपा लिया। मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारी अंगूठी तो काफ़ी अनोखी लग रही है। झाओ देताई को रोना आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी आधी जिंदगी की कमाई लगाकर ब्लैक मार्केट से ये अंगूठी खरीदी थी, लेकिन क्या उसमें अब न कहने की हिम्मत थी? मेरी खौफनाक मुस्कान देखकर झाओ देताई ने अपने दांत पीसे, अपने सारे दुख को अंदर दबाया और कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी उतारकर मुझे सौंप दी। उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मालिक, अगर आपको ये अंगूठी पसंद है तो कृपया इसे मेरे एक छोटे से तोहफे के रूप में स्वीकार करें। मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंगूठी ले ली। मैंने अपनी ऊर्जा से उसके अंदर चेक किया। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस एक क्यूबिक मीटर थी, लेकिन दवाइयां और खजाने रखने के लिए ये काफी थी। मैंने वो सारा माल अंगूठी के अंदर खींचते हुए और उसे अपनी उंगली में पहनते हुए कहा, कम से कम तुम्हें अपना व्यवहार तो सुधारना आ ही गया। अब मेरा मूड काफी अच्छा हो चुका था। मैंने जाते जाते झाओ देताई के पसीने से भीगे गाल को थपथपाया और उसे आखिरी चेतावनी दी। मैंने कहा, सुनो, मैं नहीं चाहता कि आज की इस घटना के बारे में किसी तीसरे इंसान को कुछ भी पता चले। मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। झाओ देताई ने पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहा, यह सेवक समझ गया मालिक, आप तो बस एक आम ग्राहक थे जो राह चलते यहां आए थे। मैं मुड़ा और बड़ी शान से जिनबाओ पैवेलियन से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर की धूप मुझ पर पड़ी, मैंने अपनी उंगली में चमक रही उस अंगूठी को सहलाया। मैं अपने बेटे सुयू के बारे में सोच रहा था, जो घर पर भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहा होगा। सच में एक बाप होना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है भाई। मेरे पीछे जिनबाओ पैवेलियन के अंदर तबाही का मंजर था। झाओ देताई जमीन पर पड़ा अपने लूटे हुए गोदाम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो भी नहीं पा रहा था। अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उसने पास ही बेहोश पड़ी उस महिला कर्मचारी को एक जोरदार लात रसीद कर दी। उस बेवकूफ औरत की वजह से आज उसकी जान जाते जाते बची थी। युंडिंग विला की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अभी सुबह की धूप पूरी तरह अंदर नहीं आई थी, लेकिन लिविंग रूम में अच्छी खासी रोशनी थी। जैसे ही सुयू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। जिस मेज को उसने खाली छोड़ा था, उस पर अब सोने के धागों से बुने हुए शानदार बक्से, जेड के डिब्बे और दवाइयां रखने वाले खास मेटल के कंटेनरों का एक छोटा सा पहाड़ लगा हुआ था। और खजाने के उस पहाड़ के ठीक पीछे मैं सोफे पर आराम से पैर के ऊपर पैर रखे बैठा था।
मैं किसी घमंडी करोड़पति की तरह अपनी उंगली में उस चांदी की अंगूठी को मजे से घुमा रहा था। अपने बेटे को वापस आता देख मैंने चंदन की लकड़ी से बना एक बेहद खूबसूरत और सील किया हुआ बक्सा हवा में उसकी तरफ उछाल दिया। सूयू ने हड़बड़ी में बक्से को कैच करते हुए हैरानी से पूछा, पिताजी ये सब क्या है? मैंने बहुत ही कूल अंदाज में जवाब दिया, खोलकर खुद ही देख ले। कुछ दिन पहले पीछे वाले जंगल में ट्रेनिंग करते हुए तू शिकायत कर रहा था ना कि तेरी ताकत बहुत धीरे धीरे वापस आ रही है। तो आज मैं जरा बाहर टहलने निकला था, सोचा तेरे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूं। ये माल कुछ दिनों तक तो चल ही जाएगा। सूयू ने अपना थूक निगला और कांपते हाथों से उस लकड़ी के बक्से को खोला। खोलते ही जड़ी बूटियों की एक बहुत ही तेज और शानदार खुशबू हवा में फैल गई। ये खुशबू इतनी गहरी थी कि सिर्फ एक सांस लेने से ही सूयू को लगा जैसे उसके शरीर का सारा सुस्त पड़ा खून वापस उबलने लगा हो। उसने देखा कि बक्से के अंदर 3 कांच की शीशियां शांति से रखी थीं, जिनमें से खून जैसी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन पर जिनबाओ पैविलियन की असली होने वाली स्टैंप साफ साफ दिख रही थी। सूयू की तो सांस ही अटक गई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि बक्सा लगभग गिरने ही वाला था। उसने हकलाते हुए कहा, बी ग्रेड का ड्रैगन ब्लड एसेंस? भाई साहब, इस बी ग्रेड की दवाई की एक छोटी सी शीशी की कीमत ही करोड़ों फेडरेशन क्रेडिट्स होती हैं। सूयू की तो आंखें ही फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा, पिताजी ये सब, माना कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, लेकिन हम इतना अंधा पैसा भी नहीं उड़ा सकते। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े आराम से कहा, पैसे की बात करके हमारे रिश्ते में दरार मत डालो बेटा। सूयू ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। उसने कहा, पिताजी आपने आज एक भी सिक्का खर्च नहीं किया है ना? आखिर कौन इतना मेहरबान हो गया जो हमें करोड़ों का माल मुफ्त में दे जाएगा? मैंने भी बिल्कुल गंभीर शक्ल बनाते हुए एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। अरे वो खजाना भवन का जो डायरेक्टर है ना, वो मुझसे बड़ा इंप्रेस हो गया। कहने लगा कि मेरी तकनीकें बहुत शानदार हैं और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अब जब उसने इतनी जिद की तो मुझे भी भारी मन से ये सब लेना ही पड़ा। सूयू की बोलती बंद हो गई। वो जानता था कि मैं बस लंबी लंबी हाँक रहा हूं, लेकिन सामने पड़े उस खजाने को देखकर उसका दिल भर आया। वो समझ गया था कि उसका बाप उसके मार्शल आर्ट्स के सफर के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है। सूयू ने बक्से को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक आग सी जल उठी। उसने कहा, समझ गया पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले कुछ दिनों तक युंडिंग विला का अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम सूयू का अड्डा बन गया। उसके पास अपना खास शरीर था, इसलिए उसे आम मार्शल आर्टिस्ट की तरह यह चिंता नहीं थी कि उसका शरीर इन भारी दवाइयों को झेल पाएगा या नहीं। उसने बी ग्रेड का ड्रैगन ब्लड ग्रास खाया, गोल्डन बॉडी पिल निगली और हाई एनर्जी वाले म्यूटेंट जानवरों का मांस चट कर गया। मेरी दी हुई ट्रेनिंग और इन महंगी दवाइयों के दम पर सूयू का लेवल किसी रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। 5वें दिन वो लेट ब्लड क्यूई स्टेज की चोटी पर पहुंच गया और 7वें दिन बेसमेंट से एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। सूयू की ऊर्जा किसी ड्रैगन की तरह उबल रही थी और उसके शरीर के बाहर एक लाल रंग के कवच जैसी आभा बन गई थी। वो ब्लड क्यूई स्टेज की एकदम परफेक्शन पर पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक छोटा सा कदम नहीं था, बल्कि ताकत का एक ऐसा तूफान था जिसने उसे उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था जो अभी अभी जियानिटियन स्टेज में पहुंचे थे। अगली सुबह सूयू पूरे जोश के साथ स्कूल गया और मैं रोज की तरह अपनी दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। लेकिन आज सुबह बात कुछ और थी। मेरे हाथ में चाय का प्याला वहीं का वहीं रुक गया, होंठों तक पहुंचा ही नहीं। मैंने माथा सिकोड़ते हुए खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मार्शल किंग लेवल का फाइटर होने के नाते खतरे को भांपने की मेरी क्षमता बहुत तेज थी। सुबह से ही मेरी आंखें फड़क रही थीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक उसी वक्त एक बुरी तरह घायल आदमी लड़खड़ाता हुआ युंडिंग विला के अहाते में घुसा। मेरी आंखें तेज हो गईं। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, मैं पलक झपकते ही उसके सामने खड़ा था। वो कांगलान शहर का सिटी लॉर्ड पान होंग था, एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक सिटी लॉर्ड वाली कोई शान नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मौत की तरह सफेद था और उसके महंगे कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। पान होंग ने हाँफते हुए मेरा हाथ पकड़ा और फटी हुई आवाज में चिल्लाया, सीनियर प्लीज अपने बेटे को बचा लीजिए। वो जियांगनान से आया दूत लियू यून, वो सूयू को मारने गया है। सूयू को मारने? ये शब्द सुनते ही मेरी शांत आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? मैंने कहा था ना, अपनी औकात में रहो। फिर भी उन सड़े हुए कीड़ों ने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब उनका अंत तय है। मैं उन सबको कच्चा चबा जाऊंगा। मेरे शरीर से मौत का ऐसा खौफनाक तूफान उठा जिसने आसमान और जमीन दोनों का रंग बदल दिया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के फटने की आवाज से पूरे विला के कांच चकनाचूर हो गए। उधर दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एक सुनसान जंगली रास्ते पर सूयू के कदम अचानक रुक गए। जो रास्ता हमेशा बच्चों से भरा रहता था, वहां आज शमशान जैसी शांति थी।
परिंदों और कीड़ों की आवाजें तक गायब थीं। सुयू ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ धीरे से अपनी पीठ पर बंधी तलवार की तरफ ले जाते हुए कहा, जब आ ही गए हों तो छुपने का क्या फायदा। ओहो, तो तू आ ही गया बिगड़े बाप की औलाद। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बकवास करना बंद करो और ये बताओ, तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया? ओहो, तो बाप की तरह बेटा भी जवान लड़ाता है। अच्छा है, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये लो सुपर अटैक।